बाजार में एक नजर डालते हैं और यहाँ पे काफी कमजोरी दिख रही है और 530 पॉइंट बैंक निफ्टी कमजोरी के साथ कामकाज करा, 280 पॉइंट सेंसेक्स और 100 पॉइंट निफ्टी, यानी पूरा बाजार इस वक्त लाल के निशान में है। और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में नजर डालें तो इस वक्त जो है अंबुजा सीमेंट भी रेड में आ चुका है, केवल अडानी इंटरप्राइजेस 2% ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पूरे ग्रुप में यहाँ पे देखने को मिला है कि काफ़ी वीक है बाजार इस समय, ऊपरी स्तरों पे काफ़ी दबाव है। एक राय गाबा जी से लेते हैं। गाबा सर, क्या व्यू बन रहा है आपको निफ्टी में और बैंक निफ्टी में? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। निफ्टी में लगता है कि ऐसी जगह पर 17,500 यहाँ संभल जाए तो ठीक है। जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ट्रेंड अब तक इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। लेकिन अगर आज 17,500 के नीचे बंद होता है ड्रास्टिकली, तो मुझे लगता है फिर काफी गिरावट आ सकती है, फिर वो करीब 16,800 तक ले जा सकती है। तो पहला प्रोडक्ट तो रहेगा 17,000, लेकिन ये जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर करना है तो। बजट के लिए एक दिन है, कुछ खास नहीं है, अगर संभल जाए तो संभल जाए। बैंक निफ्टी 40,000 अहम मेक और ब्रेक जोन, संभल जाए तो ठीक है, वरना इसमें गिरावट आ सकती है। तो बेटर है कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं वो दूर रहे, थोड़ा इसको देखें और फिर उसके बाद पोजीशन बनाएं। राइट सर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसमें ज़्यादा एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं। गाबा सर, कोई स्टॉक भी रडार पे है आपके क्या इस वक्त? पर कोई बहुत दिक्कत आ रही है स्टॉक ढूंढने में, मैं कहूँगा बहुत ही दिक्कत आ रही है, इतना कह सकते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल पॉसिबल है कि आपको मिले यहाँ पर, लेकिन गिने चुने स्टॉक है, बेस्ट अवॉइडेड। एनटीपीसी यस, आपको मिल सकता है, लेकिन बेस्ट अवॉइडेड, जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। बेटर है कि अवॉइड करें, ज़्यादा एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं। मार्केट थोड़ा स्टेबल होने दें, काफ़ी इवेंटफुल वीक है, तो इसलिए गाबा सर की राय माननी चाहिए। थोड़ा सा वेट करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए अब बातचीत करेंगे कॉरपोरेट इंडिया की बजट विश लिस्ट की। बजट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त इस बार का बजट होने वाला है और कॉरपोरेट इंडिया काफ़ी उम्मीदें लेकर चल रहा है। इस बार क्या होगा, इन सब पे हम बातचीत करेंगे एक कंज्यूमर फेसिंग कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की और उनकी सीएफओ नीतू काशीराम जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीतू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और मैम, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके ज़रिए, चूँकि आप जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं वो पल्स समझने में आसानी रहती है कि बिजनेसेस में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंजम्पशन की पैटर्न्स क्या है। पहले तो ये बताइए कि आपकी कंपनी का पर्टिकुलरली कामकाज कैसा चल रहा है, किस तरीके के आपको फीडबैक्स ग्राउंड से मिल रहे हैं? हमारा काफी अच्छा चल रहा है। अगर आप देखें, लास्ट वीक ही हमारा क्वार्टरली रिजल्ट आया था, हमने 32% ग्रोथ रिकॉर्ड किया है और काफी अच्छा चल रहा है। डिमांड एनवायरनमेंट ट्रैवल और ट्रैवल रिलेटेड, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एयरलाइंस भी खुल जा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री, सो ट्रैवल इंडस्ट्री पर से अच्छा कर रही है। जी मैम, चूंकि वेडिंग सीजन भी था लास्ट क्वार्टर में और उसकी वजह से काफ़ी परफॉर्मेंस और डिमांड में हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली। ट्रेवल भी नो डाउट, आजकल तो होटल में जाइए तो रूम टैरिफ इतने ज़्यादा हैं कि कई बार लगता है रीथिंक करें क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं दाम। तो वो तो एक दौर था लास्ट क्वार्टर का। क्या ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है या आपको लगता है कि अब थोड़ा सा लोगों के अंदर ऐसा लग रहा है कि कम कर रहे हैं अपनी ट्रेवल वगैरह सब चीज़ें? नहीं, ऐसे मंदी तो कोई नजर नहीं आ रही है, बट जैसा कि हमेशा होता है कि सीजन के बाद क्वार्टर थोड़ा सा नीचे जाता है, वैसा ही है। सो बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखी जाए तो 20 to 25% ग्रोथ इज व्हाट कैन हैपन। और इसके बाद अगला सीजन शुरू हो जाता है, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती है, तो वहां से फिर एक नई डिमांड देखने को मिलती है। राइट मैम? जी नीतू मैम, मैंने सवाल पूछा आपसे, क्योंकि अगला क्वार्टर फिर एक नए ट्रेवल सीजन और समर वेकेशन की तरफ बढ़ता है, तो ये कंटिन्यूएशन में रहता है क्या? क्वार्टर वन हाँ हमेशा अच्छा रहता है, मतलब ओवरऑल ईयर का क्वार्टर वन हमेशा से बेस्ट क्वार्टर रहा है। ओके नीतू मैम, अब ये बताइए कि इकोनॉमी में बहुत तरह तरह की बातें हम लोग सुन रहे हैं और Correct. बहुत सारे जगहों पे लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सी डिमांड के इश्यूज है, खास तौर पे छोटे शहरों में, टियर 1 टियर 2 शहरों को देखिए, रूरल इलाकों में तो बहुत ही ज़्यादा अभी भी दिक्कतें हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट्स में देखने को भी हमको मिलते हैं और सामने से वो लोग बताते भी हैं। आपका इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम आपसे जानना चाहें, कैसे किस तरीके का एटमॉस्फेयर आप देख रही हैं? जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम कोई स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। ऑल्सो जो हमारा रेवेन्यू है वो 50,000 एंड अबव पॉपुलेशन में ज्यादा है,
तो बिलो 50,000 पॉपुलेशन सिटीज में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर है, तो उस हिसाब से टायर 2 टायर 3 तक ही हमारा सेल्स होता है, इसलिए हमें अभी कोई मंदी नजर नहीं आ रही है और इनफैक्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स भी हमें लग रहा है कि काफी अच्छा रहने वाला है। अगला सीजन भी काफ़ी बेहतर रहने वाला है। मैम, आपके मार्जिन्स में भी काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। क्या ये इस वजह से है कि रॉ मटेरियल की कीमतें नॉर्मलाइज हुई हैं, या इसलिए है कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी इसलिए प्राइस हाइक भी आपने लिए हैं? क्या सिचुएशन थी? इसमें 2-3 चीजें हैं। प्राइस हाइक अभी हमने कोई नहीं ली है। थोड़ा रॉ मटेरियल प्राइसेस में रिडक्शन आ रहा है, ओशियन फ्रेट में थोड़ा रिडक्शन आ रहा है। इनफैक्ट हमारी ग्रॉस मार्जिन अभी यहाँ से 2-3% बढ़ने की संभावना है आगे जाके 2-3% और बढ़ने की संभावना है। मैम, आपने कैपेक्स प्लान भी रखा है क्या? इंडस्ट्री वाइड ये ट्रेंड है या स्पेसिफिकली आपकी कंपनी मैसिव कैपेक्स में जा रही है? नहीं, ये लगेज इंडस्ट्री का स्पेसिफिक है, क्योंकि पहले काफी कुछ डिपेंडेंस थी चाइना के ऊपर, वो अब कम हो रही है और जितनी भी लगेज इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज हैं सभी कैपेक्स लगा रही हैं, तो हम भी लगा रहे हैं। लाइक इस साल हम 100 करोड़ लगा रहे हैं और अगले साल भी 100 करोड़ के आसपास हमारा कैपेक्स प्लान है। 100 करोड़ इस साल का मतलब FY23 में, और FY23, हाँ जी, और FY24 में भी उतना ही कैपेक्स लगाने की प्लान है। मैम, इतनी डिमांड है क्या, या ऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ लोग शिफ्ट करें इस वजह से? यस, शिफ्ट भी हो रहा है। सो दोनों चीज है, एक डिमांड है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट भी हो रहा है। तो इसलिए ये कैपेक्स का प्लान इस हिसाब से फिट बैठता है। मैम, मार्जिन पिक्चर के बारे में थोड़ा सा हमें समझाइए। अभी तो आपके मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव्ड होते हुए दिख रहे हैं मुझे, और जो कि आपने गेन भी किए हैं, लेकिन क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल है क्या? एक्चुअली अभी जो मार्जिन है वो हमारी उम्मीद से कम है। एबिटा मार्जिन हमें 18 to 20% हमने पहले भी गाइड किया है और वहां पर पहुंचना है, जो नेक्स्ट ईयर हमें उम्मीद है कि हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट ईयर आपको लगता है कि उससे भी बेटर पहुंच जाएंगे? अच्छा, एक्सपेंशन प्लान के तहत आपने अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स की तरफ भी प्लान किया है, या चैनल पार्टनर की तरफ जाएंगे आप? हम दोनों तरफ एक्सपांड कर रहे हैं। स्पेशली हमारे जो एक्सक्लूसिव स्टोर हैं, इस साल 400 से स्टार्ट किया था और हम 485 पर ऑलरेडी पहुंच गए हैं, और बाय एंड ऑफ दिस ईयर 500 स्टोर्स होंगे हमारे एक्सक्लूसिव। 500 इस FY23 तक? यस, 31 मार्च तक 500 स्टोर्स हो जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर 24 में उतना ही सिमिलर एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड। ओके, तो बड़ा रोबस्ट ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रही मैम। लेकिन जब हम लोग देखते हैं बहुत सारे कंजम्पशन पैटर्न्स के, तो उसमें ऐसा लोगों की डिमांड रहती है कि थोड़ा सा और डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथ में आए। बजट की तरफ भी लोग देखते हैं कि उम्मीद बनती है। क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए आपको? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को थोड़े पैसे और ज्यादा मिले, और उसके लिए टैक्स रेट्स में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। आज कॉर्पोरेट इंडिया 25% टैक्स पे कर रही है, जबकि कॉमन आदमी 42 पर कर रहा है। तो इसमें काफी डिस्पैरिटी है, जो हमें थोड़ा, तो आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर से डेफिनेटली सब चाह रहे हैं कि ये हो, बहुत सालों से चाह रहे हैं, बट देखते हैं कब होता है। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छी बात की। तो मतलब सचमुच 24% पे कॉर्पोरेट और 33 रादर, और जो बड़े लोग हैं तो 43% तक वो लोग जाते हैं। Correct. आपको उम्मीद है कि मैम सुनेंगी? आई थिंक जैसा कि सब बोल रहे हैं, उम्मीद जरूर है। एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स हैं वो बढ़ाएंगे तो भी इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो जाएगा, तो कुछ तो डेफिनेटली करना चाहिए। इनकम टैक्स में एक छूट देखनी चाहिए। लेकिन आपकी इंडस्ट्री की क्या डिमांड है मैम? ये तो आपने इंडिविजुअली बताया कि हमारे हाथ में पैसा आएगा तो मैं बढ़िया सॉफ्ट या हार्ड लगेज का आपके यहाँ से प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदूंगा, लेकिन इंडस्ट्री भी कुछ सोच रही होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को डिसोसिएट कर रहे हैं बहुत सारी जगहों से। तो इंडस्ट्री वाइड आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या एक्सपेक्ट करी सरकार तो सबसे बड़ी चीज जो इंडस्ट्री देख रही है वो PLI स्कीम एक्सटेंशन टू लगेज इंडस्ट्री, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्री कोविड हमारा 40% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग था, जो आज बढ़कर 70% हो गया है। तो इसलिए और कैपेक्स और कर रहे हैं, सारी कंपनीज कर रही हैं, खाली हम ही नहीं कर रहे। सो डेफिनेटली PLI स्कीम जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेनिफिट है, उसे हम देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री के लिए वो काफी बेनिफिट होगा, और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है।
बिकॉज अगर आप देखें तो ये सॉफ्ट लगेज जो हम बनाते हैं उसमें काफी लोगों की जरूरत होती है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग में हमें थोड़ा बेनिफिट मिले, तो डेफिनेटली हम और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मैम पीएलआई का एक क्रिटिसिज्म भी करते हैं लोग, लोगों का ये कहना है कि जो इंडस्ट्रीज अपने आप से उनको एक्सपेंशन करना है और वो कर भी रहे हैं, जब पीएलआई मिलते तो वो उसी में उसको एडजस्ट करते, एडिशनल नहीं करते। जो मतलब पीएलआई का जो मेन थीम है, जो उसका अट्रैक्शन है कि पीएलआई की वजह से आप कैपेक्स करेंगे, वो नहीं करते। हम तो कर ही रहे थे, पीएलआई मिल गया उसी में हमने जोड़ दिया। क्या ऐसा भी हो रहा है? बट ऐसा नहीं है ना, आज जैसे कि मैंने कहा कि हम 70% इन हाउस कर रहे हैं, 30% फिर भी आउटसोर्स हो रहा है। तो अगर हमें पीएलआई मिलेगी तो हम उससे भी ज्यादा इन हाउस करेंगे। उससे लेकिन इन हाउस हम दूसरी कंट्रीज में भी जा रहे हैं। सो लगेज इंडस्ट्री वाले बांग्लादेश में जा रहे हैं, हमारा भी एक बड़ा प्लांट बांग्लादेश में है। प्लस लोग दूसरी कंट्रीज की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया। तो अगर इंडिया में बेनिफिट मिलेगा तो हम डेफिनेटली यहाँ पर ज्यादा करेंगे। क्या वहाँ ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं क्या बांग्लादेश वगैरह में? तो बांग्लादेश में एक्चुअली एम्प्लॉय कॉस्ट कम है यहाँ से, हाँ। प्लस हमें दूसरे भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लाइक इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है, बिकॉज हमारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है। तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन में हैं, तो वहाँ हमें इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, तो वो भी एक बेनिफिट है। ओके, ड्यूटी जब हम कंपेयर करते हैं कि इंडिया में बना या बांग्लादेश में, तो फिर बांग्लादेश ज्यादा अगर बेनिफिशियल है तो फिर हम वहाँ बनाते हैं। बट अगर पीएलआई स्कीम आती है तो हम डेफिनेटली इंडिया को हमारा मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। नहीं, ये अच्छा एक थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए, जो आप ये जो 100 करोड़ के कैपेक्स करेंगे, इस साल भी करेंगे और नेक्स्ट ईयर भी, इसका कितना हिस्सा बाहर है, कितना हिस्सा यहाँ पे भारत में? 50% बाहर है, 50% इंडिया में है। तो मतलब 50 करोड़ आप बाहर लगाएंगे, 50 करोड़ यहाँ पे लगाएंगे। हाँ, तो अगर सपोज पीएलआई मिलता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि अब पूरा इंडिया में लगाएं। कंडीशनल है, पीएलआई मिलेगा तो इधर करेंगे। अच्छा, जहाँ पे जो बेनिफिशियल है ना, कंपनी के लिए बेनिफिशियल देखेंगे हम। ना ऑफ कोर्स कंपनी के लिए देखना है, इन्वेस्टर तो वही चाहते हैं जहाँ कंपनी फायदा हो। तो यहाँ पे क्या जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है क्या एज कम्पेयर टू बांग्लादेश या दूसरी कंट्रीज? ज्यादा है, मिनिमम वेजेस बांग्लादेश और इंडिया में काफी डिफरेंस है। बट अगर हमें पीएलआई स्कीम मिलती है तो वो ऑफसेट हो जाएगी। पीएलआई डेफिनेटली हम देख सकते हैं। अभी क्या सिचुएशन है? अभी कोई इंसेंटिव नहीं मिलता आपको अभी कोई इंसेंटिव नहीं इस इंडस्ट्री पर्टिकुलर के लिए? लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई दिया है उन्होंने, उसमें आप लोग नहीं आते क्या? नहीं, बिकॉज वो स्पेसिफिक टू इंडस्ट्रीज है, तो हमारी इंडस्ट्रीज में कवर नहीं। सॉफ्ट लगेज इंडस्ट्री के लिए कोई पीएलआई नहीं है। जो ये मुझे लगता है कि अगर ये सरकार के लोग सुन रहे होंगे ये इंटरव्यू, तो वो ज़रूर इसको ध्यान में रखेंगे कि काफ़ी बड़े कैपेक्स करना है कंपनीज को, लेकिन वो इस वजह से ज़्यादा नहीं करते क्योंकि कॉम्पिटिटिव होना भी उनके लिए ज़रूरी है। और वो बेनिफिट अगर बांग्लादेश में मिल रहा तो हम वहाँ करेंगे, अगर हमको यहाँ मिलेगा तो हम यहाँ कैपेक्स करेंगे। तो एक तो आपने बताया कि कैपेक्स को अगर यहाँ एडजस्ट करना है तो पीएलआई स्कीम का फ़ायदा चाहिए। दूसरा आप कहें कि लोगों को टैक्स में छूट दें, जिससे उनके हाथ में पैसे आएंगे तो वो घूमे फिरेंगे और उसके लिए वो लगेज भी खरीदते दिखेंगे। तीसरी एक चीज़ और मैम, जॉब से रिलेटेड मेरा सवाल ये था, क्योंकि आप लोग इंडस्ट्री में देखते हैं तो इंडस्ट्री की तरफ से क्या जॉब क्रिएशन भी बहुत हो रहा है? जैसे आप ये 50 करोड़ कैपेक्स करेंगी तो कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि उसमें जॉब क्रिएशन नहीं हो पाता है। लेकिन आप कहेंगे आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी है। सो हमारी लेबर इंटेंसिव है, सॉफ्ट लगेज, हार्ड लगेज नहीं है। हाँ। लेकिन सॉफ्ट लगेज हम ज्यादा बांग्लादेश में बना रहे हैं फॉर दिस रीजन ओनली। आज हमारे बांग्लादेश में 5000 एम्प्लॉइज हैं। ओके, इंडिया में कितने मैम? इंडिया में कम है, इंडिया में ओवरऑल अराउंड 3000 है। देखिए कितनी बड़ी पैराडॉक्स है कि यहाँ इंडिया में 3000 और बांग्लादेश में 5000 लोग हैं, जो कि यहाँ होने चाहिए, उल्टा होना चाहिए रादर। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार कोशिश करेगी। मैम एक चीज़ और इंडस्ट्री के हिसाब से, ये जो लगेज इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, और वो ऐसे चैनल चेक के लिए मैं एक दिन एक दुकान में गया तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड रखे थे जो जिनका मैंने नाम नहीं सुना था। वो बहुत सारे, और बड़ी सी दुकान थी वो, जिसमें आप लोगों के मतलब ब्रांडेड के थोड़े थे, बाकी अनब्रांडेड बहुत सारे थे। प्राइस पॉइंट लगभग वैसा ही था। क्या ये एक इंडस्ट्री के आपके लिए चैलेंज होता है, थ्रेट होता है, कंपटीशन होता है? थ्रेट नहीं है, बिकॉज अगर देखा जाए तो लास्ट 5 साल में ये अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज शिफ्ट काफी हद तक हो रहा है। तो पहले ये 50-50 हुआ करता था, आज के डेट में 56% ऑर्गेनाइज्ड है, और हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में ये 60 तक चला जाएगा। सो इसलिए
कंपटीशन डेफिनेटली है, बट जिसको ब्रांड पता है वो ब्रांडेड लेगा, बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर ब्रांडेड ही खरीदेगा। ओके, तो ब्रांडेड खरीदेगा। और 56% अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, 44% ऑर्गेनाइज में है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ मैम, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद आते हैं तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हम बातचीत करें वीआईपी इंडस्ट्रीज की सीएफओ नीतू काशीरामका जी से। और लगेज इंडस्ट्री की उम्मीदें क्या है बजट से, उस पर हम बातचीत करें और इस इंडस्ट्री को थोड़ा समझने की कोशिश करें। अभी नीतू जी ने हमें बहुत बढ़िया से समझाया कि क्या क्या चीज़ें इस इंडस्ट्री में चल रही हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस बजट से रखती हैं। मैम एक चीज़ मुझे और समझाइए, आपकी इंडस्ट्री के लिहाज से मैं ऐसे एक डेटा देख रहा था, तो अभी भी जो ग्रोथ थी वो हम लोग 19 के ऊपर नहीं जा पाए, स्टिल इंडस्ट्री वाइड अभी भी हम लोग उससे नीचे हैं क्या? नहीं, हम ग्रो कर चुके हैं। सो अगर हमारा नंबर्स देखा जाए तो हम इंडस्ट्री प्री कोविड जो कि 19-20 ईयर था, उससे 22% ग्रोथ किया हमने। नहीं आपकी नहीं, इंडस्ट्री वाइड इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। तो अगर इसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो आप कितना सीएजीआर देखती है जो अगले 3-4 साल के लिए अगर हम प्रोजेक्शन लेके चलें तो? सो इंडस्ट्री ग्रोथ 12 to 15% हम देख रहे हैं नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। और हम सोच रहे हैं कि हमारा मार्केट शेयर गेन होगा, प्लस ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट और भी होगा, जो कि आज 56% हम बोल रहे हैं, वो 3 से 4 साल में 60% होने की उम्मीद है। तो अगर इंडस्ट्री 12 से 15 ग्रो होती है तो हम डेफिनेटली 20% ग्रो करेंगे। 20%। मैम एक चीज़ और बताइए, ये जो प्रेफरेंसेस हैं लोगों की, पैटर्न है लोगों के, उसमें भी एक शिफ्ट आया, क्या चेंज आया? मैं इसको थोड़ा सा उस लिहाज से समझना चाहता हूँ कि जैसे जो आज से 15 साल पहले लगेज का पैटर्न था, फिर वो धीरे 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 बदलता हुआ आया, अब जो पैटर्न है वो एकदम चेंज है। तो वो किस तरीके के आप चेंज देखती हैं जिसमें आपको इनोवेट करना पड़ता है कि ऐसा अब लोग इस तरीके के लगेजेस ज़्यादा लाइक करते हैं, या प्रीमियम की साइड में लोगों की ज़्यादा प्रेफरेंसेस जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन आपको मिलता है, वो थोड़ा तो सा अब क्या हो रहा है कि हार्ड लगेज ट्रेंड में है। तो अगर देखिए उसमें काफी कुछ कलरफुल हो सकता है, नई नई डिजाइन हो रही हैं, प्रिंट हो रहे हैं। तो सॉफ्ट लगेज जो कि पहले 60% था, आज 60% हार्ड लगेज हो गया है। सो वो शिफ्ट देख रहे हैं। तो हार्ड लगेज काफी लोगों में प्रचलित हो रहा है और उसकी डिमांड आ रही है क्योंकि उसमें काफी कलर्स हो रहे हैं। और एक दूसरा ट्रेंड जो हम देख रहे हैं आज, जो यंग जनरेशन है वो अपने क्लोथ से मैच कर रही है लगेजेस को, तो उसकी वजह से कलर्स आर मेकिंग लॉट ऑफ डिफरेंस। तो कलरफुल लगेजेस लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं आज के टाइम में। अपने कपड़े से मैच करते हुए लगेज, वाओ क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैम एक चीज़ और बताइए इसमें कि क्या जो यंग जनरेशन है वो हार्ड या सॉफ्ट की प्रेफरेंसेस में ऐसी लगेज चाहते हैं जिसको उनको कैरी करने में बैकपैक जैसा अनुभव हो, रादर कि वो उसको ड्रैग करके ले जा रहे हैं? वैसा भी चल रहा है, इनोवेशन चल रहे हैं। सो बैकपैक में भी हार्ड लगेज वाला इनोवेशन आएगा। सो काफी कुछ पाइपलाइन में है। तो आई थिंक आप हर क्वार्टर में देखेंगे कि नए नए लॉन्चेस होंगे। हर क्वार्टर में? अभी इस क्वार्टर में नए लॉन्चेस कर रहे हैं आप? हाँ, हर क्वार्टर में नए लॉन्चेस हो रहे हैं और स्पेसिफिकली फेब मार्च में ज्यादा होते हैं क्योंकि अप्रैल में जून जो हमारा बड़ा क्वार्टर है तो उसके पहले काफी कुछ लॉन्चेस होते हैं। अभी रिसेंटली हमने फीफा लगेज लॉन्च किया था जो कि काफी अच्छा गया। उसके बाद कप्रीसी में हमने मनीष मल्होत्रा के साथ टाई अप किया है। हमारा लगेज के अलावा लेडीज हैंडबैग में भी है हम, तो उसमें हमने मनीष मल्होत्रा के साथ टाई अप किया था, उसका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैम आप लेदर लगेज में भी हैं क्या? नहीं, लेदर में नहीं। लेदर में नहीं, आर्टिफिशियल लेदर में अभी तक नहीं है। हाँ, पीयू में है। पीयू लेदर में है। तो ये जो लेडीज वाला बता रहे इसका ट्रैक्शन कैसा है? अच्छा है, अभी काफी छोटा है, मतलब अभी इट इज अराउंड 100 crores बिजनेस, बट ये एक ग्रोथ पोटेंशियल है जो नेक्स्ट 5 years में हम देख रहे हैं कि इट कैन बी अ बिग बिजनेस। ओके, नया सेगमेंट एक ये हो सकता है जिसमें मैम कोशिश करिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई बजट के लिहाज से कि जहाँ पे लोगों को देखना चाहिए, और वीआईपी इंडस्ट्रीज़ लीडिंग पोजीशन पे है और लगातार अपने मार्केट शेयर, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये इस इंटरव्यू की खास बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि बजट में जो आपने अपनी विश रखी है शायद उसमें से सरकार सुन रही होगी, तो कम से कम पीएलआई में तो ज़रूर करें जिससे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और फैक्ट्री बांग्लादेश न जाए, यहीं पे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग शुरू करेंगे वीरू के साथ कमाई का अड्डा, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है ओवरऑल मार्केट।